प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल यशराज इंग्लिश क्लासेज में। आप लोग की बार बार आ रही थी कि सर शुरू करिए रेनबो पार्ट 2। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पोएट्री सेक्शन। द नेम ऑफ पोएट्री इज स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, रिटन बाय जॉन डन। अब आपको स्पेलिंग लगेगा कि स्वीटेस्ट लव तो ठीक है, आई डोंट गो का स्पेलिंग गलती है। GOE का स्पेलिंग जो है GOE आपको लगेगा गलत स्पेलिंग है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ये जो है मॉडर्न इंग्लिश में GO हम लोग लिखते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में GO ही होता है। ओल्ड इंग्लिश में GOE होता है, तो इसीलिए लिखा गया है यहाँ GOE। स्वीटेस्ट लव कोमा आई डोंट गो, इट इज़ रिटन बाय जॉन डन। अब हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ स्पेम ऑफ जॉन डन। जॉन डन के लाइफ स्पेम से रिलेटेड रहता है, तो जॉन डन के बारे में पढ़ेंगे। जॉन डन वाज बोर्न इन 1572। हमेशा हम लोग बॉर्न के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वेयर या इज़ MR जो वो हम लोग को लगाना नेसेसरी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में बॉर्न होता है। हम लोग डायरेक्ट पैदा नहीं लेते, कोई हम लोगों को पैदा लेता है। तो बच्चों इसीलिए भूलिएगा नहीं। जॉन डन वाज बोर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। The pioneer of new kind of lyrical and satirical words called metaphysical। अब मेटाफिजिकल क्या है उसका इन्होंने बताया कि क्या है। पायोनियर मीन्स होता है अ पर्सन हु हेल्प्स क्रिएट और डेवलप न्यू आइडिया। तो कोई आदमी जो न्यू आइडिया को डेवलप करने में हेल्प करता है, तो इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड आता है पायोनियर। तो जॉन डन किस चीज़ के पायोनियर थे? तो मेटाफिजिकल के पायोनियर थे। तो न्यू काइंड ये जॉनर है, एक नया काइंड है। ऑफ लिरिकल मीन्स होता है जो हम लोग गा सकते हैं, उसको बोलते हैं लिरिकल। एंड सटायरिकल मीन्स होता है कि मजाकिया, ह्यूमर का यूज़ करना। जैसे हम लोग कोई भी ऐसा चीज़ बोलते हैं मजाकिया स्वभाव में, लेकिन उसको कोई सीरियस थिंग को हम लोग मजाकिया स्वभाव में बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ये तो सुबह से शाम तक पढ़ता है, तो हम लोग बोलते हैं ह्यूमर के लिए, लेकिन बोलते हैं सीरियस वे में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेटाफिजिकल। और मेटा का मतलब क्या होता है, फिज़िकल का मतलब क्या होता है, ये समझिएगा। मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड। मेटा इक्वल टू BEYOND। फिज़िकल मीन्स फिज़िकल वर्ल्ड। तो जॉन डन ऑलवेज टॉक्स अबाउट बियॉन्ड फिज़िकल वर्ल्ड। You can say that he always talks about a spiritual world। कोई भी बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड बातें करेगा तो वो किसकी बातें करेगा? स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। डन कहाँ पैदा लिए? लंदन। तो इससे आप इसको कोरिलेट करके याद रखिएगा। डन लंदन। डन कहाँ पैदा लिया? तो लंदन में। इन ए प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. Dunn was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। तो very much devoted, वहाँ के जो staunchly means होता है very much devoted। तो वहाँ के लंदन के जो आदमी थे वो सपोर्टर थे किस चीज़ के? तो ये सपोर्टर नहीं थे, ये विरोध करते थे, एंटी थे कैथोलिक फैमिली के। जैसे हम लोग जो इंडिया में पैदा लेते हैं, हम लोग के अंदर एक विचारधारा आ जाती है कि जितने मुस्लिम होंगे वो एंटी इंडिया हो गए, यानी इंडिया के विरोध में काम करते होंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते होंगे। तो इसीलिए हम लोग का जो बिहेवियर डेवलप होता है वो एंटी मुस्लिम हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। या इसका मतलब समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो सारे लंदन में जो थे एंटी कैथोलिक थे, यानी कैथोलिक फैमिली को सपोर्ट नहीं करते थे, पूरी एंटी कैथोलिक थे। डन वाज फोर्स्ड टू लीव एंड ड्यू टू दिस ही हैज़ टू फोर्स टू लीव यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। बिना कोई डिग्री लिए हुए इनको यूनिवर्सिटी से निकलना पड़ा। जैसे हम लोग
इंटर करते हैं कॉलेज से 10+2 हो या फिर ग्रेजुएशन करते हैं, तो जब तक डिग्री नहीं लेंगे तब तक हम लोग को समझा नहीं जाएगा कि हम लोग ग्रेजुएट हैं। तो उसी तरह इनको डिग्री नहीं दिया गया और ये पढ़े कहाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो इन 3-4 लाइन का जो मेन चीज़ क्या है, वो एक तो जॉन डन 1572 में पैदा लिए एंड 1631 में मर गए और एक नए जॉनर की शुरुआत किए इसको, ये जिनका नाम है मेटाफिज़िकल। तो हम बोल सकते हैं द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल। वो लिरिकल मीन्स गाने योग हो और मजाकिया ह्यूमर का यूज़ करते थे, इसीलिए सटारिकल वर्ड्स बोल सकते हैं। तो इसको मेटाफिज़िकल बोलते हैं। ये पैदा कहाँ लिए, तो ये लंदन में पैदा लिए, इसको मत भूलिएगा। रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। लंदन के सारे आदमी जो थे एंटी कैथोलिक थे। और जॉन डन कहाँ अपना एजुकेशन पूरा किए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन बिना डिग्री लिए हुए। उसके बाद जो है he studied law and read theology. He also participated in two naval expeditions and became secretary to a powerful naval job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece. इनको क्या होता है, लॉ स्टडी और थियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट स्टडी करने के बाद वो नवल एक्सपेडिशन में भाग लेते हैं। नवल मीन्स होता है समुद्री रास्ते का विस्तार करना। तो उसमें एज ए सेक्रेटरी ये ज्वाइन करते हैं। जॉब तो हो जाती है, लेकिन उन्हें ये जॉब छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो अपने मकान मालिक के भतीजी से शादी कर लेते हैं। 1615 में एट द एज ऑफ 42, अब इनकी एज 42 साल की हो गई है, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन मीन्स होता है द ऑफिशियल एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समवन अ प्रीस्ट। किसी को प्रीस्ट बनाने के लिए जो हम लोग शिक्षा दीक्षा देते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्डिनेशन। तो वो ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किए और बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। अब याद रखिएगा, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो आपको लगेगा कि ग्रेटेस्ट में जो है वो एस नहीं लगा, ये तो प्लूरल नहीं है। लेकिन ग्रेटेस्ट जो है आपका यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो नाउन होगा उसी में एस लगेगा। तो प्रीचर नाउन है तो एस लगा के प्लूरल बना दिया गया है यहाँ पे। तो अपने टाइम का सबसे ग्रेटेस्ट प्रीचर थे ये। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। पुराना जो ट्रेडिशन आ रहा था, इनको लगा नहीं ये फॉलो करना सही नहीं रहेगा, ये विरोध किए पेट्रार्कन ट्रेडिशन का और नए ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस किए जो कि इंटेलेक्चुअल और कोलोक्वियल टोन था। His love poem used the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing. जॉन डन जो थे एग्जाम्पल देते थे साइंस और ज्योग्राफी का। इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो सन का एग्जाम्पल दिए हैं। सन किस में आता है, तो इसको आप फिज़िक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक तरह से तो साइंस की बात तो कर ही रहे हैं और अर्थ की बात कर रहे हैं कि सन जो है वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अर्थ पे आता है। तो अर्थ ज्योग्राफी, अर्थ के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि जॉन डन हमेशा साइंस और ज्योग्राफी का एग्जाम्पल देते थे, उसके डिस्कवरी का। डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन, दोनों में अंतर होता है। डिस्कवरी मीन्स होता है कि जो कि अर्थ पे अवेलेबल है उसी चीज़ को हम लोग ढूंढ के निकालते हैं, तो डिस्कवरीज, और कुछ नया चीज़ इन्वेंट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इन्वेंशन। तो साइंस और ज्योग्राफी का एग्जाम्पल देते थे। डन इज़ वेल नोन फॉर हिज, ये याद रखिएगा। क्या क्या लिखते थे, सॉन्ग्स लिखते थे, सोनेट्स लिखते थे। सोनेट्स हम बता देते हैं 14 लाइन का होता है सोनेट्स। सटायर लिखते थे, सटायर के बारे में बता दिए हैं। एंड द एलेजी, एलेजी मीन्स होता है किसी के मर जाने या किसी दोस्त के मर जाने या किसी चीज़ के बारे में अगर लिख रहे हैं तो उसमें मौन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एलेजी। इसके बाद है ये सरमन्स भी लिखते हैं। सरमन्स है स्पीच अबाउट अ मोरल एंड रिलीजियस सब्जेक्ट दैट इज़ यूजुअली गिवन बाय रिलीजियस लीडर। तो
रिलीजियस लीडर के द्वारा जो भी मॉरल और रिलीजियस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है या उसके बारे में कोई स्पीच दिया जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड सर्मन्स। तो ऐसा करते थे जॉन डन, स्पीच देते थे। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड एंड whimsical इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। इनका जो पोएटिक क्रिएशन है, ये जो पोएट लिखते थे, एक अलग ही पहचान रहता था इनका, क्योंकि उसमें हार्श मीटर यूज़ करते थे, स्ट्रेंड और whimsical इमेजेस, अलग अलग तरह के इमेजेस यूज़ करते थे। जब तक हम लोग इनका पूरा पोएम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि आखिर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ये तो था जॉन डन के लाइफ स्पेम के बारे में। नाउ वी हैव टू पे अटेंशन ऑन द पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो इसमें क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ से आप लोग को रिलेट करिए। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, एक होता है सबका मेन बेस होता है, दूसरी से